Assalamu alaikum. Dear students, I am Sayyid Arslan Bukhari, your chemistry teacher. बेटा आज हम एक बहुत अहम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दिस टॉपिक इज़ द कमर्शियल यूजेस ऑफ हैलोजेंस. बेटा कमर्शियल यूजेस का मतलब क्या होता है ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. सो हम देखेंगे कि हैलोजेंस कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं. जब वो एलिमेंट्स की फॉर्म में होते हैं तब कहाँ इस्तेमाल होते हैं, जब कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो फिर उनके यूजेस क्या हैं. तो चलें आपका वक्त नहीं ज़ाया करते, आपको लेके चलते हैं बोर्ड की तरफ, आपके साथ डिस्कस करते हैं कमर्शियल यूजेस ऑफ हैलोजेंस. Dear students, let's move on to the next topic, that is commercial uses of halogens and its compounds. हम ये पढ़ेंगे कि हैलोजेंस के और उनके कंपाउंड्स को कहाँ कहाँ पर कमर्शियली यूज़ किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये समझिए कि व्हाट आर कमर्शियल यूजेस. कमर्शियल यूजेस का मतलब होता है ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, यानी इंडस्ट्रियल यूजेस की हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ में जो चीज़ प्रोड्यूस होती है ऑब्वियसली वो लार्ज स्केल पे चाहिए होती है तो ही वो इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होती है क्योंकि उसके इस्तेमालात बहुत ज़्यादा होते हैं. सो कमर्शियल यूजेस मीन्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल यूजेस की यहाँ बात हो रही है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस part, that is uses of compounds of fluorine. कि फ्लोरीन के कंपाउंड्स कहां कहां पर यूज होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, फ्लोरीन के जिन कंपाउंड्स की हम सबसे पहले जिक्र करेंगे, दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज फ्रियोन्स. यस डियर स्टूडेंट्स, फ्रियोन्स क्या हैं? फ्रियोन्स वही कंपाउंड्स हैं जिनको आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जिनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी कहा जाता है. डियर स्टूडेंट्स, इनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी कहा जाता है और इनको फ्लोरोक्लोरोकार्बन्स भी कहा जाता है, इनको हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी कहा जाता है. तो ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं, फ्रियोन्स. इनके अंदर मौजूद एक कैटेगरी का नाम है. एक्चुअली फ्रियोन्स कौन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं? ये लो एमआर वाले हैं, लो मोलेकुलर मास वाले हैं. ऐसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स which have low molecular mass, they are called as frions. For example, CCl2F2, डाइफ्लोरोकार्बन, मीथेन. कार्बन की बजाय मीथेन का वर्ड लगाएं क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है तो हम मीथेन का वर्ड इसके साथ पुट करेंगे. या फिर CClF3, ट्राइफ्लोरोक्लोरोमीथेन. सो डियर स्टूडेंट्स, आप जरा गौर से देखिए कि मैंने यहां पर आपके जहन में आने वाले तमाम कंफ्यूजन्स को खत्म किया है. मैंने ऊपर बता दिया था कि दे आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, दे कैन बी रिटन एज फ्लोरोक्लोरोकार्बन्स. तो मैंने यहां पर पहले वाले को डाइफ्लोरो, पहले मैंने क्लोरीन और बाद में फ्लोरीन का जिक्र किया है, जबकि यहाँ मैंने ट्राइफ्लोरो और बाद में क्लोरीन का जिक्र किया है. ये सारे नाम बिल्कुल ठीक है, इनकी जो नोमेनक्लेचर है उसके अंदर उन रूल्स के मुताबिक इन नामों को यूं दिया जा सकता है. सो डियर स्टूडेंट्स, जो पहले कंपाउंड्स हम फ्लोरीन के डिस्कस कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज फ्रियोन्स. व्हाट आर फ्रियोन्स? फ्रियोन्स आर लो मोलेकुलर मास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जस्ट लाइक दीज टू कंपाउंड्स रिटन इन फ्रंट ऑफ यू. अब इनके यूजेस क्या हैं डियर स्टूडेंट्स? फ्रियोन्स का जो यूज है वो ये है कि दे आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर्स. इन्हें रेफ्रिजरेटर्स के अंदर यूज किया जाता है. अर्लियर हम बहुत पहले रेफ्रिजरेशन के लिए सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 गैस वगैरह को यूज करते थे, बट रिसेंटली हम इनको यूज करते हैं. ऑल्दो इनका इम्पैक्ट ओजोन के साथ क्या होता है वो एक अलग चीज है, लेकिन दे आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर्स एज वेल एज एरोसोल प्रोपेलेंट्स. डियर स्टूडेंट्स, अब ये एरोसोल प्रोपेलेंट्स क्या है?
आपने अक्सर देखा होगा अपनी कॉमन लाइफ्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स के जब आप परफ्यूम या बॉडी स्प्रे करते हैं तो जैसे ही आप उस पंप को दबाते हैं तो बहुत सारी हवा उसमें से ना सिर्फ हवा निकलती है बल्कि जो अंदर परफ्यूम है उसके ड्रॉपलेट्स जो हैं वो भी बाहर आते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये एरोसोल प्रोपल्शन हो रही है। तो ये प्रोपेलेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रेस के अंदर, और ख़ास तौर पे जब हम एसीज के अंदर गैस, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर गैस भरते हैं तो उन सिलेंडर्स के अंदर भी ये इस्तेमाल होते हैं और ये प्रोपेल करते हैं गैस को ताकि वो सिलेंडर से बाहर जो है वो निकल सके। सो फ्रीऑन्स जो हैं वो लो मोलेकुलर मास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड यू कैन क्लियरली सी के रेफ्रिजरेटर्स और एरोसोल प्रोपेलेंट्स के तौर पर वो इस्तेमाल हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा फ्लोरीन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के अंदर हम जिसका जिक्र करेंगे दैट वुड बी टेफ्लॉन। नाउ व्हाट इज अ टेफ्लॉन? डियर स्टूडेंट्स, टेफ्लॉन एक पॉलीमर है। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इसको हम कहते हैं कि इट इज पॉलीमराइज्ड टेट्राफ्लोरो पॉलीमराइज्ड टेट्राफ्लोरोएथिलीन। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं कि ये पॉलीमराइज्ड टेट्राफ्लोरोएथिलीन है। इस चीज को जरा समझिएगा कि ये क्या है। सबसे पहले आप इसको समझें कि टेट्राफ्लोरोएथिलीन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, एथिलीन इथीन को कहा जाता है, ठीक है? तो ये इथीन का दूसरा नाम है। सो हम यहां बनाते हैं इथीन, ये रहा आपका इथीन डबल बॉन्ड वाला। अब टेट्राफ्लोरो का मतलब है कि इसके साथ 4 फ्लोरीन एटम्स जो हैं वो अटैच हुए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड का नाम, जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, इस कंपाउंड का नाम है टेट्राफ्लोरोइथाइलीन या टेट्राफ्लोरोइथीन। केमिकल नेम अगर आप इसको देना चाहें तो ये टेट्राफ्लोरोइथीन ही कहलाएगा अगर हम नंबरिंग साथ में अटैच करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है जैसे ही इस कंपाउंड की हम पॉलीमराइजेशन कर देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, पॉलीमराइजेशन क्या चीज है? पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है टू कन्वर्ट स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इनटू अ लार्जर मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमर। सो ये क्या है? ज्वाइनिंग ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड एज मोनोमर्स। तो ये होंगे मोनोमर्स, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, इसलिए डियर स्टूडेंट्स इसके साथ ब्रैकेट लगा के हम साथ में एन लगा देते हैं। सो चूंकि इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमने साथ में एन लगा दिया, ये मोनोमर्स हैं। जैसे ही आपस में ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन करके एक लंबा, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे एंड दैट मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एज अ पॉलीमर। तो इसका जो पॉलीमर बनता है, यानी टेट्राफ्लोरोइथाइलीन का जो पॉलीमर बनता है वो कुछ यूं बनता है। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया और उसके साथ बॉन्ड्स फ्री दिखाए हैं, ये बॉन्ड्स फ्री दिखाने का मतलब क्या है? ये देखें, 4 फ्लोरीन इसके साथ अटैच्ड है। नंबर क्या है? वी डू नॉट नो, बहुत सारे हैं। और ये यहां से दोनों बॉन्ड्स ओपन छोड़ने का मतलब है कि ये चेन आगे से आगे ग्रो कर रही है। यही होता है पॉलीमर कि जिसमें चेन आगे से आगे ग्रो करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा टेट्राफ्लोरोएथिलीन, और जैसे ही हमने उसका पॉलीमर बना दिया तो उस पॉलीमर का नाम हो जाता है पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्योंकि उसका पॉलीमर बना है ना, तो उसके नाम के साथ हम पॉली का लफ्ज लगा देते हैं और एक्चुअली यही है टेफ्लॉन। सो डियर स्टूडेंट्स, टेफ्लॉन की प्रोडक्शन मैंने आपको समझा दी है, और ये फ्लोरीन का ही एक कंपाउंड है। हाई टेम्परेचर के ऊपर जाके आमतौर पे कोई 300 350 केल्विन के पास जाके ये टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ टेफ्लॉन। उसकी डेफिनेशन और प्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं इसके यूजेस पे कि टेफ्लॉन कहां पर यूज होता है। डियर स्टूडेंट्स, टेफ्लॉन एक प्लास्टिक के तौर पर यूज होता है, और ये ऐसा प्लास्टिक है विच रेजिस्ट एक्शन ऑफ वेरियस एसिड्स एंड एल्कलीज। डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एसिड्स और एल्कलीज का कोई एक्शन नहीं होता, ये ऐसा प्लास्टिक है। तो आप हम अंदाजा कर सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि लेबोरेटरी में भी अगर हमने एसिड्स और एल्कलीज को प्लेस करना है किसी जार में,
तो हम टेफलॉन का बना हुआ जार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेफलॉन उसको रेजिस्ट करता है, टेफलॉन पे किसी किस्म का इम्पैक्ट जो है वो उसका नज़र नहीं आता। टेफलॉन का एक और यूज़ है डियर स्टूडेंट्स, ये कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर भी हमने देखा है। आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट्स के जो वायर्स होती हैं उनके ऊपर भी एक कोटिंग हुई होती है, वो कोटिंग आमतौर पे टेफलॉन की हुई होती है। तो टेफलॉन वायर इंडस्ट्री के अंदर भी, यानी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के अंदर आप देख रहे हैं उसका इस्तेमाल कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हमारी कॉमन लाइफ में हमें टेफलॉन कहाँ नज़र आता है कि हमारे घरों में जितने भी नॉन स्टिक यूटेंसिल्स पड़े हुए हैं, जितने भी हमारे बर्तन ऐसे हैं जो नॉन स्टिक्स हैं, नॉन स्टिक है, नॉन स्टिक अक्सर हमने घरों में सुना होगा कि जी नॉन स्टिक फ्राई पैन है, नॉन स्टिक कुकर है। डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, वो होता आम ही फ्राई पैन है, लेकिन उसकी अंदर वाली साइड पे हम टेफलॉन की एक कवरिंग कर देते हैं। वो टेफलॉन जो है उसकी वजह से खाना या जो भी चीज़ हम उसमें पकाते हैं वो उसके साथ स्टिक नहीं करती, वो उसके साथ चिपकती नहीं है। तो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स जो हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी जो इंटरनल लाइनिंग है वो असल में टेफलॉन की हुई होती है। तो टेफलॉन जो है वो वहाँ पर इस्तेमाल होता हुआ हमें नज़र आता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ टेफलॉन। आप देखें कि टेफलॉन फ्लोरीन का कंपाउंड है और उसके यूजेस आपके सामने हैं कि कितने ज़्यादा यूजेस हमें नज़र आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स अब चलते हैं अगले कंपाउंड की तरफ फ्लोरीन के, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, और वो है हैलोथेन। उसको हम कहते हैं हैलोथेन। डियर स्टूडेंट्स अब ये हैलोथेन क्या है, और ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और यहां से एक एमसीक्यू भी बनता है जिसको मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हैलोथेन का स्ट्रक्चर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन के साथ हमें 3 फ्लोरीन के एटम्स ज्वाइन होते हुए नजर आते हैं, जबकि इस तरफ हमें 1 क्लोरीन और साथ में 1 ब्रोमीन जो है वो नजर आता है। सो डियर स्टूडेंट्स दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ हैलोथेन। ये हैलोथेन है, यानी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CF3 और CH, और CH के साथ Cl और Br अटैच्ड है। डियर स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और MCQ के हवाले से पूछा यह जा सकता है कि कौन सा हैलोजन हैलोथेन के अंदर नहीं पाया जाता। तो आप देख सकते हैं हमें आयोडीन जो है वो नजर नहीं आ रहा, बाकी हमें तीनों हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है वो नजर आ रहे हैं। सो अब चलते हैं इसके यूज की तरफ कि हैलोथेन यूज कहां पर होता है। डियर स्टूडेंट्स हैलोथेन को यूज किया जाता है एज एन एनेस्थीसिया। ये एक एनेस्थीसिया के तौर पर यूज होता है। डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज एनेस्थीसिया? एनेस्थीसिया बहुत सारे बच्चों को पता है कि बेहोशी की दवा जो सर्जरी से पहले दी जाती है उसको एनेस्थीसिया कहा जाता है। तो ये हैलोथेन जो है वो एक तो क्लोरोफॉर्म है ना, लेकिन साथ ही साथ ये हैलोथेन जो है वो भी एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सोचेंगे कि सर इसमें तो क्लोरीन भी है और इसमें ब्रोमीन भी है, लेकिन आपने इसका जिक्र कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन के अंदर कर दिया है। ऐसा ही है स्टूडेंट्स, क्योंकि हैलोथेन को ज़्यादातर फ्लोरीन के कंपाउंड्स के अंदर ही कंसीडर किया जाता है, परसेंटेज ऑफ फ्लोरीन बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा है, इसीलिए इसका एक और नाम है, इसको फ्लोरोथेन भी कहा जाता है। So halothane is also called as fluorothane and it is used as an anesthesia. So dear students, these are the uses of fluorine industries के एतबार से। और मैं यहाँ पर फ्लोरीन का एक और यूज़ साथ मेंशन करना चाहता हूँ, और वो यूज़ क्या है? वो यूज़ है डियर स्टूडेंट्स के ये इस्तेमाल होता है, आपने अक्सर देखा है कि जो टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी फ्लोराइड्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। सो फ्लोराइड्स in toothpastes वो इस्तेमाल होते हैं, कहां पर इस्तेमाल होते हैं? फ्लोराइड्स इन टूथपेस्ट प्रोड्यूस अ कोटिंग ओवर द टीथ। ये हमारे दांतों के ऊपर ना एक कोटिंग बना देते हैं और उस कोटिंग की वजह से हमारे दांत जो हैं वो महफूज रहते हैं बहुत सारी
बहुत सारी नुकसानदेह चीज़ों से हमारे दांत महफूज रहते हैं। तो फ्लोराइड्स का इस्तेमाल टूथपेस्ट के अंदर भी हम देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द यूजेस ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द फ्लोरीन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द कंपाउंड्स ऑफ या कंपाउंड्स एंड यूजेस ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन। तो हम क्लोरीन के कंपाउंड्स की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन पर तो हम बाद में आएंगे, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्लोरीन कहाँ पर इस्तेमाल हो। तो इससे कबल भी हमने टॉपिक पढ़े हैं कि क्लोरीन एक डायरेक्टली एक डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज होता है। अगर आप देखें डियर स्टूडेंट्स, आपने ये रिएक्शन पहले भी पढ़ा है कि इफ वी रिएक्ट क्लोरीन विद वाटर, तो हमने देखा है कि इससे HCl बन जाता है और HOCl बन जाता है। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HOCl इज हाइपोक्लोरस एसिड, और ये हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो किल करता है बैक्टीरिया वगैरह को ड्यू टू द एक्शन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। सो ये आप देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है वो खुद भी ज़ाती तौर पर वो खुद भी इस्तेमाल हो रहा है एज डिसइंफेक्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन की इंपॉर्टेंस देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखना चाहिए। अच्छा, अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ही यूजेस इतने ज़्यादा हैं कि हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्लोरीन के हमें बहुत सारे और कंपाउंड्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में याद रखिएगा कि ये एक चीपेस्ट एसिड है जो हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, यानी एक आम तौर पे अवेलेबल होने वाला एसिड है और इसकी क्वांटिटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा हमें मिल जाती है। तो ये लेबॉर्ट्री के अंदर एक चीपेस्ट एसिड के तौर पे यूज़ होता है। इसका फिर आपने पढ़ा है कि हम इसको एक सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं बहुत सारी टेक्निक्स के अंदर, जहाँ पे हम वाटर को नहीं यूज़ कर रहे या वाटर को भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एडिशनल सॉल्वेंट के तौर पे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह को ऐड कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में आपको पता है कि ये प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए भी यूज़ होता है। हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स को इसके ज़रिए प्रोड्यूस कर सकते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट्स बनाने के काम आता है। ये बहुत सारे हर्बिसाइड्स के तौर पर यूज होता है, यानी हर्बिसाइड्स बनाने में इसका किरदार है। मैं भी आपको बताता हूं कि हर्बिसाइड्स क्या है। इसके अलावा वीड किलर्स को प्रोड्यूस करने में भी ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फंजाइसाइड्स को बनाने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये डिसइंफेक्टेंट के बारे में तो हमने पहले पढ़ लिया हुआ है कि डिसइंफेक्टेंट क्या है, जो बैक्टीरिया और दीगर जर्म्स को किल कर देता है। डिसइंफेक्टेंट्स के अंदर ही जर्मिसाइड्स का जिक्र भी आता है। डिसइंफेक्टेंट के अंदर ही एंटीसेप्टिक का भी जिक्र आता है। डियर स्टूडेंट्स, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में थोड़ा सा फ़र्क क्या है कि एंटीसेप्टिक को हम ह्यूमन बॉडी के लिए पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं, कहीं पे ज़ख्म लग गया तो एंटीसेप्टिक को वहाँ पे यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्टेंट एक जनरल टर्म है जो कि घरों की सफाई और ज़मीन और इधर उधर से चीज़ों को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो एंटीसेप्टिक असल में डिसइंफेक्टेंट के अंदर ही आता है, बस एंटीसेप्टिक को हम अप्लाई ह्यूमन बॉडी के ऊपर, स्किन वगैरह के ऊपर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? एक बात ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि जब हम कहीं पर कोई फसल उगाते हैं, हमारी मतलूबा फसल जो उग रही होती है उसके साथ कभी कभार गैर ज़रूरी हर्ब्स उग जाती हैं, जड़ी बूटियाँ। उनको किल करने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उन्हें हर्बिसाइड्स कहा जाता है। हर्बिसाइड्स वीड किलर्स के अंदर ही कैटेगरी आती है, वीड किलर हर्बिसाइड्स के अंदर आती है। डियर स्टूडेंट्स, अब वीड किलर्स क्या है? वीड भी वो छोटे छोटे से पौधे हैं जो गैर ज़रूरी हमारी फसल के साथ उगाते हैं तो उसको हम मार देते हैं। सो हर्बिसाइड्स एक बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर ही वीड किलर्स का जिक्र आ रहा है। और फंजाइसाइड्स ऐसी अद्वियात हैं जिनका स्प्रे हम फंजाई वगैरह को किल करने के लिए करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल आपके सामने है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत बड़े पैमाने पे इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के बहुत सारे यूजेस और भी हैं डिफरेंट कंपाउंड्स की प्रोडक्शन में। क्लोरीन को हम डिफरेंट कंपाउंड्स की प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। कैसे? गौर से देखिएगा, मैं चंद कंपाउंड्स आपके सामने लिखता हूं। फॉर एग्जांपल,
CH3Cl, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन आगे से बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए एक प्रीकर्सर के तौर पे यूज होता है, इसको हम क्लोरीन से प्रोड्यूस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के बारे में आपने सुना हुआ है कि ये भी क्लोरीन से ही प्रोड्यूस होता है। तो क्लोरोफॉर्म की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर भी क्लोरीन इस्तेमाल होता है। तो क्लोरीन के ज़्यादातर यूजेस हमें मिलते हैं, एक तो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, और ये जो प्रोसेस ये स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। आप सब जानते हैं कि ये क्लोरीनेशन ऑफ वाटर है और ये हमारे घरों में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ज़्यादातर ये हमें स्विमिंग पूल्स के अंदर ये मैकेनिज्म होता हुआ नज़र आता है। सो क्लोरीन को हम ज़्यादातर डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ करते हैं टू क्लीन द वाटर टैंक्स एंड स्विमिंग पूल्स, और उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस आपके सामने, और इनसे हम मज़ीद प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं लाइक क्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म, इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा यूज़ क्लोरीन का है प्रोडक्शन ऑफ PVC। स्टूडेंट्स, PVC ये कॉमन प्लास्टिक है जो हमारी लाइफ में शायद हमें सबसे ज्यादा नजर आता है। हमारे घरों में बहुत सारी चीजें PVC की बनी हुई हैं। PVC स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये है पॉलीविनाइल क्लोराइड। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको टेफ्लॉन के बारे में समझाया है। तो अब देखें टेफ्लॉन क्या है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, यानी जब हमने टेट्राफ्लोरोइथाइलिन की पॉलीमराइजेशन की तो उससे टेफ्लॉन बन गया। इसी तरह जब हम विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन करेंगे तो उससे PVC बन जाएगा। और PVC एक ऐसा प्लास्टिक है जो मोस्ट कॉमनली हमारी जिंदगियों में हमें नजर आता है। जितनी चीजें हम कॉमन हाउस होल्ड्स की देखते हैं, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की चेयर्स और ये सारी चीजें जो हैं वो PVC की डेवलप्ड है, और PVC को क्रिएट करने के लिए हमें शुरू क्लोरीन से ही करना पड़ता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि क्लोरीन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो कि हम फ्लोरीन के बारे में डिस्कस करके आए। अब मूव करते हैं कंपाउंड्स ऑफ ब्रोमीन के ऊपर, उनके यूजेस देखते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ ब्रोमीन के हमें यूजेस कहाँ मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहली बात ध्यान में रखिएगा कि ब्रोमीन के अंदर भी एक डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम करने की सलाहियत मौजूद है। तो ब्रोमीन जो है वो भी एक एंटीसेप्टिक, एक डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज हो सकता है। इसके अंदर भी ये कैपेसिटी मौजूद है टू किल द जर्म्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं कंपाउंड्स ऑफ ब्रोमीन के अंदर जिस कंपाउंड का जिक्र करना चाहता हूं वो है इथाइलीन डाइब्रोमाइड। यहां पर मैं जिक्र करना चाहता हूं इथाइलीन डाइब्रोमाइड, जिसका फॉर्मूला है C2H4Br2। डियर स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि 2 कार्बन एटम्स हैं। तो 2 कार्बन, दोनों के साथ एक एक ब्रोमीन एटम मौजूद है, जबकि बाकी 4 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको इथाइलीन डाइब्रोमाइड भी कहते हैं। इसको 1,2 डाई ब्रोमो इथेन भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इसका यूज क्या है? इथाइलीन डाइब्रोमाइड का यूज क्या है? स्टूडेंट्स, इसका यूज ये है कि इट इज यूज्ड एज एन एंटी नॉक या एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर यह यूज होता है। स्टूडेंट्स, ये एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है? जो नॉकिंग से रोकता है। नॉकिंग किसको कहते हैं? स्टूडेंट्स, ऐसा पेट्रोल, ऐसा गैसोलीन जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी ना हो, और आमतौर पे वो गैसोलीन, वो पेट्रोल, वो फ्यूल जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वो आमतौर पे लेड उसके अंदर दाखिल हो चुका होता है। उससे क्या होता है, जब वो इंजन में जाके जलता है तो इंजन के अंदर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, जिसकी वजह से इंजन के अंदर एक साउंड क्रिएट होने लग जाता है, एक टक टक का साउंड क्रिएट होने लग जाता है। उसको हम कहते हैं नॉकिंग हो रही है। उस नॉकिंग को खत्म करने के लिए इथाइलीन डाइब्रोमाइड का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट है और ये अवॉइड करता है या रेजिस्ट करता है प्रोडक्शन ऑफ
कंपाउंड्स ऑफ लेड। ये जो ऑयल के अंदर मौजूद लेड होता है ना, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी बहुत डाउन हो चुकी होती है, तो उस लेड की ऑक्सीडेशन जब होती है उससे लेड ऑक्साइड बनता है। ये लेड ऑक्साइड को रोकता है क्योंकि उस लेड ऑक्साइड की वजह से नॉकिंग स्टार्ट हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक एंटी नॉक या एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है। ये इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अलावा ब्रोमीन के बाकी इस्तेमालात मैंने आपको बता दिए हैं कि वो एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज होता है। स्टूडेंट्स, मूव करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक की तरफ और कंपाउंड्स ऑफ आयोडीन को देखते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ आयोडीन जो है वो किस लिहाज से हमें इंपॉर्टेंट मिलते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जो कंपाउंड्स ऑफ आयोडीन है उनकी ज्यादातर जो इंपॉर्टेंस है वो हमें मिलती है मेडिकल यूजेस, उसके हमें ज्यादा मिलते हैं। इसके हमें मेडिकल यूजेस जो हैं वो ज्यादा मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, हम बनाते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रखिएगा कि आयोडीन भी एक एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करता है और ये किल कर देता है जर्म्स को। तो हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाते हैं, इसको आयोडीन टिंक्चर भी कहा जाता है। तो इसको आयोडीन टिंक्चर भी कहा जाता है या टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी कहा जाता है। ये स्टूडेंट्स, ये कैसे बनता है? हम तकरीबन आयोडीन लेते हैं 5 से 7% आयोडीन और उसको ना पोटेशियम आयोडाइड के साथ KI के साथ मिला देते हैं और फिर इन दोनों का जो सोल्यूशन होता है ना उसको हम वाटर और इथेनॉल के अंदर मिला देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो ये एक मिक्सचर बनता है ना इन चारों चीजों का, वो जो मिक्सचर है वो कहलाता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन एक एंटीसेप्टिक है जो कि जर्म्स किल करने के लिए, फर्ज कीजिए अगर आपको एक्सटर्नल वुंड को ये हो जाता है स्किन के ऊपर, तो उस एक्सटर्नल वुंड को हील करने के लिए और उस पर मौजूद जर्म्स को किल करने के लिए टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो है वो लगाया जाता है। और इसको बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, 5 to 7% आयोडीन और उसको मिलाया जाएगा पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड के साथ, दोनों में से कोई एक, और ये सोल्यूशन बना के वाटर और इथेनॉल के कंबाइंड सोल्यूशन के अंदर उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो इससे जो है ना वो ये एक एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करेगा और ये किल कर देगा जर्म्स को वुंड्स के ऊपर से। इसके अलावा आयोडेक्स का नाम आपने अक्सर सुना हुआ है कि आयोडेक्स भी जो है वो भी आयोडीन का ही एक मिक्सचर बनता है और आपने सुना ही है कि वो डिफरेंट इंजरीज के लिए बहुत कारआमद साबित होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा आयोडीन का एक और यूज है। डियर स्टूडेंट्स, कभी कभार इंसानी जिस्म में एक कंडीशन पैदा हो जाती है जिसको हम कहते हैं गॉइटर। स्टूडेंट्स, ये गॉइटर कैसे क्रिएट होता है? गॉइटर बेसिकली स्वेलिंग है ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो कि इंसान के थ्रॉट, इंसान के गले में एक ग्लैंड होता है। जब ये स्वेल हो जाता है तो इसके स्वेल होने की वजह से गॉइटर नाम की एक कंडीशन का सामना करना पड़ता है। सो डियर स्टूडेंट्स, गॉइटर बेसिकली स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड है और ये गॉइटर जो है ये डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होता है। इंसानी जिस्म में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे हमें गॉइटर का सामना करना पड़ता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि हमारी कॉमन सोसाइटी में आयोडाइज्ड सॉल्ट इस्तेमाल हो रहा है। अब ये आयोडाइज्ड सॉल्ट क्या है? कॉमन सॉल्ट ही होता है NaCl, लेकिन उस NaCl के अंदर हम एक खास अमाउंट में पोटेशियम आयोडाइड जो है वो ऐड कर देते हैं और ये तकरीबन 0.04% के करीब हम ऐड करते हैं। इसकी वजह से ये सॉल्ट आयोडाइज्ड सॉल्ट बन जाता है और हमारे अंदर किसी किस्म की आयोडीन की जो है वो कमी नहीं होती है। इस तरह हम गॉइटर की कंडीशन से जो है वो बच सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ आयोडीन के यूजेस हमें नज़र आ रहे हैं। तो आयोडीन के ज़्यादातर यूजेस मेडिकल यूजेस हैं, जबकि बाकी कंपाउंड्स में आप देख लें कि वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजेस जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं।
सो दैट वाज द टॉपिक ऑफ कमर्शियल यूजेस ऑफ हैलोजेंस। इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लाजमन प्रिपेयर कीजिएगा और बिलखसूस टेफ्लॉन की जो स्टडी है उसको लाजमन कीजिएगा। थैंक यू। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द टॉपिक ऑफ कमर्शियल यूजेस ऑफ हैलोजेंस। हमने देखा कि हैलोजेंस हर जगह पर ही तकरीबन इस्तेमाल होते हुए दिखाई देते हैं। शायद ही इंसानी ज़िंदगी से मुतल्लिक कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ पर हैलोजेंस इस्तेमाल ना हो रहे हों। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों ने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।